हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस अकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाला अपना बिजनेस का अगला और ये सेकंड चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्लास 12 का। आज का लास्ट टॉपिक है, लास्ट वीडियो भी है, चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। कल से हम आगे पढ़ेंगे, एमसीक्यू पे क्वेश्चन लगाएंगे, सारा कुछ लगाएंगे, धीरे धीरे करके आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो कोशिश करते हैं। आज का लास्ट लेक्चर है, जो एक एफडब्ल्यू टेलर जो थे उनके प्रिंसिपल हमने सारे पढ़ लिए थे, 4 थे। ठीक है, आज उनके क्या पढ़ने वाले, साइंटिफिक टेक्निक पढ़ने वाले। ठीक है, तो एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक टेक्निक क्या क्या है, कैसे कैसे उनको हम सब पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो समझेंगे आराम से, बहुत धीरे से आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलो तो आपको जैसे मैं बता दूं कुछ पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आपने तो फ्यूल के बारे में पढ़े। फ्यूल कितने थे, 14 प्रिंसिपल थे। फिर आपने एफडब्ल्यू टेलर के बारे में पढ़े, उनके कितने प्रिंसिपल थे, 4। इनके कोई टेक्निक नहीं थे, लेकिन इनके क्या है ना, साइंटिफिक टेक्निक है। साइंटिफिक क्या है ना, हमारे पास टेक्निक है। अभी साइंटिफिक टेक्निक कितने हैं तो उसको पढ़ेंगे। फैटिग स्टडी है, मेथड स्टडी है, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क है। ठीक है, इस तरह करके ढेर सारे हैं, हम उसको चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हमारा क्या हम देखेंगे यहाँ पे समझने के लिए। चलो देखो, साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर तो होता क्या, सबसे पहले क्या दिया, फंक्शनल फोरमैनशिप। इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट। सबसे पहला क्या है ना, फंक्शनल फोरमैनशिप है। फंक्शनल फोरमैनशिप ने एफडब्ल्यू टेलर ने यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट हैं, यानी कि 2 डिविजनल डिपार्टमेंट है, अलग अलग, उनको अलग अलग 2 हिस्सों में फंक्शनल फोरमैनशिप को बांटा है। ठीक है, क्या क्या है, तो एक है प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक है ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। अच्छा, प्लानिंग डिपार्टमेंट तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि प्लानिंग डिपार्टमेंट का क्या काम होता है। तो आप देखो, चलो प्लानिंग डी मतलब डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट का क्या काम होता है भैया, कि ऐसा प्लानिंग करना कि कंपनी का एकदम ग्रोथ हो, अच्छा सा डेवलपमेंट हो, स्किल उसके पास एम्प्लॉय हो, स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉय हो। मतलब कहने का ये प्लानिंग का मतलब मेन काम होता है कंपनी के गोल पर फोकस करना है। किसी भी प्रकार से कंपनी का गोल अचीव होना चाहिए, प्लान ऐसा आप बनाओ। तो कहने का मतलब प्लानिंग डिपार्टमेंट का मेन काम हो जाएगा। जैसे मान लो कहीं भी कोई भी कमी हो, कोई भी फ्यूचरिस्टिक अगर प्लान बनाना है, कुछ भी सोचना है फ्यूचर को लेकर, तो प्लानिंग डिपार्टमेंट उसके बारे में सोचेगी। 30 साल में कितना टर्नओवर होना चाहिए, कंपनी के अंदर कौन कौन से पॉलिसीज नए आने चाहिए, कौन कौन से रूल नए आने चाहिए, कौन कौन से रूल रेगुलेशंस नए क्रिएट करने चाहिए, एम्प्लॉय के लिए कोई बेनिफिट प्रोवाइड करना है कि नहीं करना है, परचेज डिपार्टमेंट कोई अलग से कोई पॉलिसी तो नहीं देना उनको हमें। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम होता है सिर्फ सोचना, कंपनी के वेलफेयर और डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए क्या करना, उसका सिर्फ सोचना होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम। तो वही चीज यहाँ बोल रहा है, देखो क्या है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरी। सबसे बड़ी बात यही होती है प्लानिंग डिपार्टमेंट में कि अगर डिसिप्लिनरियन का मतलब यह है कि अगर डिसिप्लिन नहीं है उनके अंदर के एम्प्लॉय तो काम गड़बड़ हो जाएगा, प्लानिंग तो सक्सेस होनी नहीं है। प्लानिंग सक्सेस होनी है तो कोऑर्डिनेशन तो जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन तो आप तब करोगे जब आप आपस में डिसिप्लिन अच्छा मेंटेन करोगे। तो सीनियर सीनियर है, जूनियर जूनियर, अगर इस चीज़ का गैप अगर आप मेंटेन करके चलोगे तो कंपनी में डिसिप्लिन दिखता है, और कंपनी में डिसिप्लिन दिखेगी तो ऑटोमेटिक प्लानिंग अच्छा होगा, प्लानिंग अच्छा होगा मैनेजमेंट अच्छा होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा तो कंपनी का ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये तो प्लानिंग डिपार्टमेंट। रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अच्छा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का मतलब क्या होता है, समझिएगा आप ध्यान से, कि प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करता है ना, एक कार्ड प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉइज को, उस कार्ड के थ्रू प्लानिंग करता है कि भाई आपको ये काम करना है, आपको वहां जाना है, आप इस डिपार्टमेंट के अंदर जाइए, आपको वहां काम करना है। वो प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करता है ना, एक क्या करता है ना, कार्ड ऑर्गेनाइज करता है, जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। आप देखे होंगे छोटे मोटे मोहल्ले में काम वगैरह होता है, हम लोग वॉलंटियर प्रोवाइड करते हैं, वॉलंटियर मिलाते हैं, भैया आप आओ काम करना चाहो क्या, हाँ आओगे, ठीक है, तो हम एक आईडी प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसा ना आप पूरी निगरानी करोगे यहाँ पे, तो आईडी पे उन पे लिखा होता है कि आपका ये काम है, तो उनके कार्ड दे देते हैं। तो कार्ड के थ्रू समझ जाते हैं कि हाँ भाई सुपरवाइजर है, ये मैनेजर है, ये डायरेक्टर है, ये कंट्रोलर है, यहाँ का ये काम करेगा, ये वो काम करेगा, एक प्रॉपर आईडी के साथ हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा टाइम एंड कॉस्ट, मतलब क्या होता है कितने समय के लिए और उस पर कितना कॉस्ट लगना है, मिनिमम अप्रॉक्स सब कुछ बता देगा वो। ठीक है, चलो, और डिसिप्लिन बता चुका है। रूट क्लर्क का मतलब क्या होता है ना भाई, बिना प्लानिंग के बिना डायरेक्शन के काम कैसे होगा। रूट तो आपको पता ही होना चाहिए, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे काम करना, सारा कुछ आपको वो बताएगा। ठीक है, चलो। ऑपरेशनल डिपार्टमेंट क्या होता है, ऑपरेशन मतलब क्या होता है, कभी भी कहीं भी किसी प्रकार की कंपनी में अगर दिक्कत आ जाए तो ये सब लोग को हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे गैंग बॉस, स्पीड बॉस, मतलब कोई भी टेक्निकल कोई भी दिक्कत आ जाए तो हमेशा क्या होना चाहिए, तैयार। रिपेयर बॉस, कहीं भी किसी भी मशीनरी को लेकर दिक्कत हो जाए, कभी भी कहीं भी कोई भी इक्विपमेंट खराब हो जाए तो ये बढ़िया एकदम तैयार हो। ऐसा नहीं कि हमारा प्रोडक्ट बन रहा था अचानक से मशीन में कोई फॉल्ट आई, रुक गया, पचला ढूंढ के लाओ, नहीं। कंपनी के अंदर सारे चीज़ होते हैं, ऐसे बंदे होते हैं बॉस जो आएंगे तुरंत क्या करेंगे, मशीन को तुरंत मेंटेन करेंगे, बना के और अपने घर ले आएंगे।
घर ले जाएंगे अपने कि मशीन को कंपनी में छोड़ देंगे, कंपनी के अंदर ही मशीन को ड्रॉप आउट करेंगे, वहाँ छोड़ेंगे ताकि वो फिर से क्या करें, मैन्युफैक्चर करें ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में, ठीक है, गुड्स को। इंस्पेक्टर का मतलब क्या होता है कि सब पे निगरानी रखना, देखना कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ऑपरेशनल डिपार्टमेंट का काम होता है। इंस्पेक्टर मतलब होता है वो बंदा जो काम पे क्या करता है ना, इंस्पेक्ट करता है, निगरानी रखता है, विजन, ठीक है, उस बंदे को क्या बोलते हैं, इंस्पेक्टर बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। चलो अगला आप देखोगे समझने के लिए यहाँ पर, तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मतलब सबसे पहले तो आप उस बंदे को पहचानो जो बंदा स्पेशलाइज्ड हो, ट्रेनिंग वेल मेंटेन ट्रेनिंग करके आया हो। फिर आप ये देखोगे अगर वो स्पेशलाइज्ड है तो किसी भी काम को बहुत आसानी से कर सकता है। जब तक उसके अंदर क्वालिटी नहीं होगी वो काम को आसान तो कर ही नहीं सकता, नॉलेज तो अच्छा होना चाहिए उसके पास, ठीक है। वही चीज बोल रहा है, स्टैंडर्डाइजेशन आउटपुट पॉसिबल इफ स्टैंडर्ड इज मेंटेन राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ द टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड मशीन। चलो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि टूल्स एंड इक्विपमेंट्स अगर आपके पास अच्छे हैं तो मशीनरी अगर अच्छी है, मशीनरी कभी भी दिक्कत हो जाए किसी प्रकार की तो आप टूल्स और इक्विपमेंट की मदद से उसे आप बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप बनाओगे तभी जब बंदा को एम्प्लॉय आपका क्या होगा, स्पेशलाइज हो। ऐसा तो ना कोई भी आके मशीनरी बना के चला जाएगा, ठीक है। जब मशीन हो जाता है तो काम आसान होने लग जाते हैं, और काम आसान हो रहा है इसका मतलब ये कल मशीन बिगड़ भी तो सकती है। इसका मतलब सही इक्विपमेंट सही टूल अगर सही जगह होगा तो काम को करने में क्या होगी, आसानी होगी। कहीं भी कोई गड़बड़ होगा तो आप तुरंत पहुंचोगे, बना दोगे, मेंटेन कर दोगे, ये सारी चीजें काम हो जाएंगी, ठीक है। फिर अगला क्या बोल रहा है, सिंप्लीफिकेशन ऑन द एम्फेसिस ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट साइज एंड टाइप। भैया मशीन कंपनी के अंदर कहने का मतलब है प्रोडक्शन करोगे तभी तो ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होगा तभी तो कंपनी का प्लस पर्सनल डेवलपमेंट होगा। तो कहने का मतलब ये स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या है, काम अगर आप स्पेशलाइज्ड हैं, सिंपल सी बात है कि अगर आप अपने काम में अच्छे हैं तो वो काम करने में कोई बुराई आपको नहीं लगेगी। कोई भी चेंजेस होंगे आप तुरंत अडॉप्ट कर लेंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, आप तुरंत इस चीज को अच्छे से देख लेंगे। कहने का मतलब क्या है, स्पेशलाइज्ड है तो मशीन कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंटेन करके उस पर काम करेंगे, ठीक है। चलो फैटिग स्टडी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम किसी के बारे में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि एम्प्लॉई कितना रेस्ट करता है, कितना ब्रेक लेता है, कितना टाइम पास करता है, काम करने जाता है। ऐसा नहीं कि स्टोर रूम में गया 3 घंटे वहीं लगा दी, भाई क्या कर रहे थे। तो आपका रेस्ट जितना आप इधर उधर कर रहे हैं सब आपका टाइम लिखा जाता है, उसका बोलते हैं फैटिग स्टडी। जैसे सबसे पहला द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेस्ट ऑफ इंटरवल, आप कितनी बार उनको रेस्ट देते हैं या एम्प्लॉय कितनी बार रेस्ट करता है हम उसे देखेंगे। द ड्यूरेशन ऑफ द रेस्ट इंटरवल, कितना समय तक रेस्ट करता है, ठीक है, कितने समय तक रेस्ट करता है, 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे, ये सब करके नोट आउट करेंगे। फिर उसके बाद द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितनी बार ले रहा है वो, ऐसा तो नहीं कि अभी लिया फिर 10 मिनट फिर लिया। तो काम कब करेगा, काम नहीं करेगा तो कंपनी की ग्रोथ कैसे होगा, ठीक है, जो चीज देखनी चाहिए। आगे मेथड स्टडी का मतलब क्या होता है, दिस टेक्निक फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब। मेथड स्टडी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो हमारा एम्प्लॉय काम कर रहा है वो किस मेथड से काम कर रहा है। ऐसा नहीं ट्रेडिशनल अप्रोच लगा के काम कर रहा है, बहुत पुराना लगा रहा है, मशीन उसको दिया गया है लेकिन कपड़ा वो हाथ से ही सिल रहा है, कैसे चलेगा काम, चलेगा। लेकिन जो 1 घंटे में 100 क्लॉथ बन जाने चाहिए तो 1 घंटे में एक भी नहीं बना पाएगा। तो ट्रेंड के हिसाब से चेंज नहीं होगा तो गड़बड़ है ना। तो बेस्ट टेक्नोलॉजी अगर यूज नहीं करेगा तो कंपनी का ग्रोथ होना ही नहीं है। तो बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करेगा तो बहुत जल्दी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाएगा, मार्केट में सेल करेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाएंगे। इसका मतलब हमें सबसे ज़्यादा देखना होता है बेस्ट मेथड, उस काम को करने का सही तरीका क्या है। बेस्ट मेथड में सबसे अच्छा मेथड यूज करोगे तो कुछ सही बनेगा और आप कुछ अच्छा करोगे। चलो अगला देखते हैं। टाइम स्टडी क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी यार पहला द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, मतलब किसी काम को करने को मिनिमम जितना समय लगता है उतना ही आपको लेना चाहिए। अगर मुझे 1 घंटा लगता है पढ़ाने के लिए, 1 घंटे में अगर मैं एक चैप्टर खत्म कर सकता हूँ तो मेरी एफिशिएंसी 1 घंटे में एक चैप्टर खत्म करने की है, और मुझे लगता है ये नॉर्मल सबके लिए है तो फिर सबके लिए क्या होगा, स्टैंडर्ड कहलाएगा। तो जितना लिमिट टाइम है उतने में ही आपको करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी काम मिल गया तो 10 साल आप लगा दिए, कोई मतलब है नहीं भाई। क्लास में भी अगर हमको पास होना है तो 1 साल टाइम मिलता है, स्टैंडर्ड टाइम है, वो आपके लिए नहीं सब बच्चों के लिए। इसका मतलब आपको 1 साल के अंदर ही पास होना है। अब ऐसा नहीं 1 साल हो गया उसके दूसरे साल में आप पास हो रहे हो तो गलत है। सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट ऑफ द वर्कर अगर टारगेट सेट करेगा ही नहीं तो कभी, अच्छा देखो हम लोग बोलते नहीं कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है जीवन में। अगर आप किसी से स्पर्धा रखेंगे ही नहीं तो आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए पाएंगे तो वही है, लेकिन जब आप कम्पिटिटिव वर्ल्ड में उतरते हैं तो अगला बंदा जब चेस करता है उसको देखकर आप भी चेस करते हो, ठीक है ना। जीवन में कुछ ना सीखो, कभी मत सीखो कुछ, लेकिन कम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहना सीखो, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो हमेशा तैयार रहता है किसी भी कंपटीशन के लिए।
कोई बंदा कभी भी कोई भी कम्पिटिटिव करने के लिए आपको तैयार हो, आप तुरंत तैयार रहिए। अगर तैयार रहेंगे इसके अंदर आपके अंदर एनर्जी जनरेट होगी, आप उसको पाने के लिए चेस करेंगे तो लक्ष्य समय से पहले भी मिल सकता है। अब बैठे बैठे इंतजार करेंगे, तुम लिखा होगा तो मिलेगा ही, नहीं लिखा तो नहीं मिलेगा, कितना भी संघर्ष कर लो आप, ठीक है। चलो कैटेगराइज द वर्कर, चलो डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, मतलब डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर, मतलब उस मशीन पर काम करने के लिए कितने वर्कर चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं एक मशीन दे दी, एक वर्कर छोड़ दिया, वही बंदा ऑन कर रहा, वही बंदा ऑफ कर रहा, वही कपड़े लगा रहा, वही निकाल रहा है, तो थक जाएगा, एफिशिएंसी काम नहीं होगी ना, टाइम ज़्यादा लगेगा, इफेक्टिव ज़्यादा नहीं करेगा अच्छा। तो आप ये कह सकते हैं ना कि एक मशीन पर जितने लोगों की जरूरत है उतने ही लोग रखो ना, ताकि काम अच्छा हो। कम रखोगे तो भी दिक्कत, ज़्यादा रख दोगे तो भी दिक्कत, ठीक है। चलो कैटेगराइज द वर्कर इनटू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट, और बात कर लो भाई कौन इफेक्टिव कौन एफिशिएंट, कैटेगराइज कर दो ना भाई। तुम नहीं का अच्छा काम करते, तुम अच्छा काम करते हो, तुम इधर आओ, तुम ज़्यादा इफेक्टिव काम करते हो, तुम इधर आओ, तो पता तो रहे ना कि यार ये वर्कर अच्छा नहीं, वर्कर बेकार है, उसको निकालो। कंपनी में तो उसी की जरूरत है ना जो कंपनी का इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों, ठीक है। देखो मोशन स्टडी मतलब वर्कर कहाँ कहाँ का उनका मूवमेंट है, अपने काम पे है कि दूसरे काम पे है, कहीं उधर जा रहा है कहीं उधर जा रहा है, मूवमेंट क्या है उनका काम का। जैसे देखो आप देखे होंगे ना, हमारे आसपास लोग काम करते हैं तो बहाने बहुत मारते हैं, काम करते करते क्या करते हैं ना, सर मैं आ रहा हूँ 2 मिनट चले जाते हैं, फिर इधर घूम कर आराम से आधे घंटे बाद आते हैं। आधे घंटे तो काम किया नहीं, हमारा तो काम दिखा ही नहीं ना, हमारा तो क्या होगा, नुकसान हो गया। हमें तो शाम को क्या करना है, हमें तो पेड करना है, कुछ मिलना तो है नहीं उससे। चलो टू कंडक्ट अ मोशन स्टडी टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर व्हेन ही इज परफॉर्मिंग द जॉब एंड नोट डाउन ऑल द मूवमेंट ही इज डूइंग। कहाँ कब कैसा काम कर रहा है डब्ल्यू टेलर ने कहा सारे मूवमेंट को नोट डाउन करो, पता चलेगा ना कि वर्कर वास्तव में काम कर रहा है कि बस बैठे बैठे खाली सो रहा है। अब ऐसा भी नहीं कि काम दे दिया कि बहुत आराम से कर रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर इफेक्टिव एफिशिएंट है तो उसे काम को जो करने का समय है ना, उस समय तो लेना चाहिए। लेकिन कम लेगा ज़्यादा लेगा तो थोड़ा सा दिक्कत है। कम लेगा तो कंपनी को फायदा है, ज़्यादा लेगा तो कंपनी को क्या है ना, नुकसान है। और ऐसा भी नहीं कि कम लेने के चक्कर में तुम जल्दीबाजी में सब खराब कर दो, वो भी बेकार है, ठीक है। चलो तो अगला देखते हैं डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। दिस टेक्निक एम्फेसिस ऑन पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस फॉर अ एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। मतलब कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जो एफिशिएंट होते हैं, कुछ जो होते हैं वो अनएफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो भैया ऐसा तो ना दोनों को बराबर दे, दोनों को बराबर दे दोगे तो जो बंदा ईमानदारी से काम कर रहा है फिर वो करेगा ही नहीं कल से। इसका मतलब जो काम नहीं कर रहा है उसको कम पैसा मिलना चाहिए, जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको क्या करना चाहिए, ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू काम उनको पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जो जैसा काम करे उसको वैसा पैसा मिलना चाहिए। मेंटल रिवोल्यूशन क्या होता है, देखो दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मेंटल रिवोल्यूशंस आर कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कर एंड द मैनेजमेंट। सबसे बड़ी बात मानसिक रूप से वो मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने काम में लगातार लगाया किसी से कोऑर्डिनेट भी नहीं कर रहा है, अपने ही काम बनाया जा रहा है, किसी करेगा। अरे कंपनी में मिलकर चलना होता है, कंपनी का मतलब ही होता है एक साथ नहीं मिलोगे काम चलेगा ही नहीं। तो मिलना तो जरूरी है, मिलना ही पड़ेगा। चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट टुवर्ड ईच अदर। अगर दोनों का एटीट्यूड अपने हिसाब से ठीक नहीं हुआ और दोनों ने एटीट्यूड, जैसे मान लो कि मैनेजर है, उसने बोला ऐसा है ना कि आपको ये काम करना है, बस कह के चला गया, बस कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है अपने एम्प्लॉय से। अब एम्प्लॉय से कुछ पूछना चाह रहा है, वो अपने ईगो में है, वो बताने नहीं चाह रहे, वो अपने ईगो में है, तो काम कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो दोनों का एटीट्यूड क्या होना, अट्रैक्टिव होना चाहिए एक दूसरे के लिए। मैं अगर कुछ पूछूं तो आप बताओ, अगर आप कुछ बताना तो मुझे बताओ। ऐसा नहीं कि बस रैंडमली बोल दी ये काम करना है कर लेना बस चला गया। अरे पहले सजेस्ट करो किसको करना है। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए कंपनी के अंदर लेकर, तब तो कंपनी अब सर्वाइवल मोड पे लेके जाएंगे, नहीं तो अब नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। तो आज के सारा हम लोगों ने खत्म कर लिया और हमारा ये चैप्टर क्या होता है ना, द एंड। तो आज से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारा खत्म हुआ। कल जब हम आगे पढ़ेंगे तो प्लानिंग भी पढ़ेंगे, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है उससे पहले वो पढ़ेंगे, ऐसे बहुत सेक्टर धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो लगे रहें, करते रहें, ठीक है। समय लगता है किसी चीज़ को बनाने में, ठीक है, तो आपको भी समय लगेगा, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करके चलेंगे तो आ जाएगा। लोग कहते हैं ना कि वक्त से पहले कोई चीज़ नहीं मिलती, वक्त से पहले जब कोई चीज़ मिल जाए तो आपकी किस्मत होती है, ठीक है। चलो ओके बाय, टाटा।